हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ। तो आशा करती हूँ ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसके पहले भी मैंने बिहार स्पेशल का सेशन करवाया है, उस सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग सारा वीडियो ज़रूर देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा सारा सेशन। और इस चैनल के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट टॉप 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्लस आपको टॉपिक वाइज भी संडे स्पेशल में सारे सब्जेक्ट का पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज का बिहार स्पेशल का पहला प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बिहार से इम्पोर्टेंट कुछ जलप्रपात हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देवदारी जलप्रपात का पूछ रहा है कि ये किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका है कर्मनाशा नदी पर। कौन नाशा? कर्मनाशा। उसी तरह आपसे पूछेगा कि महाने नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो महाने नदी पर है आपका तमासीन जलप्रपात। कौन जलप्रपात? तो तमासीन जलप्रपात। बात करेंगे ककोलत नदी पर कौन सा जलप्रपात। तो ककोलत। ये वाला तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन और सब कुछ है जो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ककोलत नदी पर कौन सा जलप्रपात? तो ककोलत जलप्रपात। फुलवरिया नदी पर कौन सा जलप्रपात? तो दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पर है आपका? तो फुलवरिया नदी पर। दो ऐसा है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, एक दुर्गावती जलप्रपात और एक देवदारी जलप्रपात। बाकी ये दोनों को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा, आपका भी हैंड रिटेन नोट्स तैयार होता जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी तैयार होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे है प्रमुख जूट पार्क बिहार के किस जिले में है। यानी कि कुछ प्रमुख जूट पार्क या फिर जूट उद्योग संस्थान है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि जो प्रमुख जूट उद्योग संस्थान या कहे प्रमुख जूट पार्क बिहार के किस जिला में है। तो ये आपका है पूर्णिया जिला में। ठीक, उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय जूट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, तो इस तरह से आपको रहेगा कटिहार में है। इंग्लिश में लिख लीजिए, आसानी होगा याद रखने में कुछ कुछ चीज़ों। तो नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग, अगर पूछे नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है? बिहार के कटिहार जिला में। बात करेंगे दरभंगा में कौन सा जूट है, तो यहाँ है आपका गोपाल जूट। और ये सब प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अगर गोपाल जूट मिल पूछेगा, उद्योग या मिल संस्थान कुछ भी रहे, तो वो दरभंगा में हो जाएगा। बात करेंगे नालंदा में कौन सा है, तो नालंदा में है देखिए आपका मौर्य जूट। मौर्य जूट प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंदी में ही लिख दिए, आप लोगों को आसानी होगा। मौर्य जूट प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ है, तो ये आपका नालंदा जिला में। तो बस इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको याद होते ही जाएगा रिवीजन करते करते। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये बिहार से कुछ इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं जो पूछे जाते हैं, तो जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ रहा है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है? ये आपका है पटना में। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, आप लोग पता ही है कि वीर कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व किए थे कब? 1857 का विद्रोह। आप लोग तो काफ़ी बार पढ़े हैं। तो आरा में ही है क्या? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। तो ये वाला तो आप लोग को ध्यान में रह जाएगा। उसी तरह पटना में हो गया मोइनुल हक स्टेडियम। बात करते हैं कि पूर्णिया में कौन सा, तो पूर्णिया में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। देखिए सारा नाम इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ऐसा ऐसा व्यक्ति का नाम लगा हुआ है, इसलिए तो ये नाम के साथ ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बात करेगा जब इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि है कहाँ, तो पूर्णिया में। और अभी जाने कि पूर्णिया में क्या है, जूट मिल संस्थान है जो प्रमुख उद्योग है। ठीक है, बात करेंगे अगर आपसे पूछ दे खुदीराम बोस स्टेडियम, खुदीराम बोस स्टेडियम, तो ये कहाँ है, तो ये आपका है मुजफ्फरपुर में। और आप लोग हिस्ट्री में काफ़ी बार खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर कांड आप लोग जानते ही हैं, संबंधित है खुदीराम बोस जी से। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम थे जो ऑप्शन में थे, तो आपको ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। आम्रपाली किस कवि की रचना है। अब यहाँ आपसे प्रश्न आ गया रचनाकार वाला, यहाँ आपका आम्रपाली का पूछ लिया गया है। तो आम्रपाली किस कवि की रचना है, ये आपके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। विद्यापति का रचना का नाम बताइए, तो कीर्ति पताका। जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए जितना जानना वही, क्योंकि वन लाइनर एग्जाम में हमारा है क्या कि आंसर आ रहा है तो टिक मार के निकलना है, थोड़े इस पे विश्लेषण करना है। तो इससे संबंधित आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम आपको बताते जाएंगे। जैसे अब कीर्ति पताका पूछ दे कि किस कवि की रचना है, कीर्ति पताका की जगह कभी कभी आपको कीर्ति लता भी लिख देगा, तो दोनों एक ही है। और दोनों किसका रचना है, तो ये विद्यापति जी की रचना है। उसी तरह चतुरसेन जी की कौन सी रचना है, ये पूछ लेगा। तो वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु ये किन की रचना है, तो चतुरसेन जी की रचना है। राहुल संकृत्यान जी की कौन सी रचना है जो फेमस है, तो ये आपका है दर्शन दिग्दर्शन विनय पिटक। इनका थोड़ा नाम लंबा है, पर ये सब चारों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर याद होते चला जाएगा। तो ये चारों था कवि का रचना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से कौन पुरुषों की कला है, यानी कि जो ऑप्शन में आपको दिया गया है इसमें से कौन है जो पुरुष का ही सिर्फ कला है, महिला का नहीं। तो जो पुरुष का कला है वो कौन सा हो जाता है, पटना कलम शैली। कौन शैली, तो पटना कलम शैली। अब जानते हैं कि पटना कलम शैली से क्या और प्रश्न बनते हैं। पहले तो जान गए कि ये पुरुषों की कला है, इसे लघु चित्रकला भी कहा जाता है, लघु चित्रकला। फिर जब पूछ लिया जाता है कि पटना कलम शैली के मतलब प्रथम चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है। प्रथम, हर चीज़ में प्रथम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रथम चित्रकार कौन सा, तो सेवक राम। कौन राम, तो सेवक राम। अगर आपसे अंतिम पूछ ले कि अंतिम कौन थे, जो प्रथम जान गए तो अंतिम भी जान लीजिए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कौन वर्मा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, बात करेंगे अगर मधुबनी चित्रकला का, तो जिस तरह पुरुषों की कला क्या हो गई, पटना कलम शैली, उसी तरह मधुबनी चित्रकला हो गई महिलाओं की है, महिलाओं की कला। ठीक, और इसका साक्ष्य कहाँ है आपको मिलेगा, इसका साक्ष्य अभी पढ़े ना हम लोग, विद्यापति की रचना क्या थी, कीर्ति पताका, उसी में आपको मिलेगा मधुबनी चित्रकला का साक्ष्य कीर्ति पताका में, जो कि विद्यापति की रचना है। और मधुबनी चित्रकला में देखते होंगे कि बांस का जो पिक्चर बना हुआ रहता है वो किसका प्रतीक है, तो वो वंश वृद्धि का प्रतीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंह उसमें अगर बना हुआ है तो वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो आपका शक्ति का प्रतीक है। केला बना हुआ है तो वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो मानसलता का प्रतीक है। अगर सूर्य चंद्र बना हुआ है, मधुबनी पेंटिंग आप लोग देखिएगा ना, उसमें बना हुआ रहेगा, तो ये सब कुछ न कुछ का प्रतीक है। तो सूर्य चंद्र जो बना हुआ है वो दीर्घ आयु का प्रतीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पटना कलम शैली और मधुबनी चित्रकला के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए बताया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ था, तो ये कुछ ईस्वी हैं जो पूछे जाते हैं। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1908 में। कब हुआ था, तो 1908 में। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे,
तो अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है, तो जान लेते हैं सैयद हसन इमाम। कौन इमाम? सैयद हसन इमाम। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था पटना में। ठीक है, जगह का नाम पूछ दे तो। उसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट और ईस्वी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो क्या जान सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछ दे कि बिहार टाइम्स का कब गठन हुआ था, तो बिहार टाइम्स का हुआ था 1894 में। चूँकि बिहार से रिलेटेड है यानी बिहार ही से क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार टाइम्स का गठन कब हुआ? 1894 में। अगर आपसे पूछ दे कि क्या कहता है बॉयज एसोसिएशन का गठन कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1909 में। तो बॉयज एसोसिएशन इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में। बाकी आप बिहार प्रांतीय सम्मेलन को ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन में ये सब थे इसलिए आपको बता दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाई सोशलिज्म पत्रिका के लेखक कौन है? ये काफ़ी रिपीटेड, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि सोशलिज्म आ गया है। देखिए, वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, उसी तरह सच्चिदानंद सिन्हा का एक बार बार पूछ लिया जाता है पत्रिका, तो कौन सा? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स। तो ये किनका है? ये है आपका स्टैंडर्ड्स सच्चिदानंद सिन्हा जी का। उसी तरह मजरूल हक, इनका कौन सा पत्रिका पूछा जाता है? तो द मदरलैंड। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया और ये काफ़ी बार पूछा गया है भाई सोशलिज्म वाला। तो वैसा ही क्वेश्चन का कलेक्शन ही आपको दिया जाता है। तो और आपको क्या चाहिए जहां आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन मिल रहा है कम समय में, प्लस सारे सब्जेक्ट का भी मिल रहा है, टॉपिक वाइज भी मिल रहा है, ट्रिक्स भी मिल रहा है, तो फिर क्यों आप लोग कतरा रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने में? ज़रूर कीजिए, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुछ विद्रोह फेमस था जिसका नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाता है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका ईस्वी भी काफ़ी बार पूछा गया। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। और बात करेंगे इसके नेतृत्वकर्ता के, तो ये थे सिंधु और कान्हू। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धो भगत किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे, बुद्धो भगत के बारे में अगर आपसे पूछे तो बुद्धो भगत किस विद्रोह के थे? ये थे आपके कोल विद्रोह। कौन विद्रोह? तो कोल विद्रोह। और इसके ईस्वी क्या है? तो 1831 से 32। ठीक है, कोल विद्रोह है ना, जो इसका मतलब कि मुंडा जनजाति से नेतृत्व किए थे कौन? तो बुद्धो भगत। उसी तरह रुदन मुंडा एंड कुंटा मुंडा, ये किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो ये आपके थे तमार विद्रोह। कौन विद्रोह? तो तमार विद्रोह। तमार विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1789 से लेकर 94 के बीच। और ये छोटा नागपुर का उराव जनजाति द्वारा किया गया था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। गंगा नारायण सिंह जी की अगर बात करें तो ये किस विद्रोह से? तो ये आपके थे भूमिज विद्रोह से। कौन विद्रोह? तो भूमिज विद्रोह। और ये कब हुआ? तो 1832 से 33। तो आई होप आप लोग को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो एक जैसे प्रश्नों का कलेक्शन का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सेशन हमारा कैसा लगता है। कुछ इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? चूँकि जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा कि बिहार का शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछ दे तो वो कितना है? तो वो है आपका 935। लेकिन वही आपसे पूछ दे कि लिंगानुपात कितना है, तो वो कितना है? ये आपका है 918। ठीक है, और ये बिहार का पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार।
और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का घनत्व पूछ दे तो कितना वर्ग, तो ये कितना है 1106। ठीक है आप लोग तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि जो 61.8% है ये जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस चीज़ का प्रतिशत है, ये आप लोग बताइएगा। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अब आइए आज का 10वां क्वेश्चन और हमारा अंतिम प्रश्न। सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन सा है, यानी जो सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है उसमें बिहार में कौन जिला टॉप पर है, तो वो आपका है पटना जिला। ठीक है, और वही पूछ देंगे कि सर्वाधिक कम खपत वाला जिला कौन सा है, ये तो ज़्यादा वाला हो गया। तो कम वाला अगर पूछेगा सर्वाधिक कम वाला तो कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा शिवहर जिला। शिवहर जिला। उसी तरह ऑप्शन ए में है कटिहार। तो कटिहार जो है ये गेहूं उत्पादन करने में जिला में क्या है, टॉप पे है। कौन, तो कटिहार। और मधुबनी किस चीज़ में आगे है पहला नंबर पे, तो मछली उत्पादन में। ये गेहूं उत्पादन में और ये मछली उत्पादन में पहला नंबर है जिला में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रश्नों के साथ, किसी और विषय के साथ। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए थैंक यू।